कहते हैं राजनीति में मुद्दे कभी गाड़े नहीं जाते ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। संभल में हुई हिंसा को सबने देखा, लेकिन उस हमलों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर गंदी राजनीति की जा रही है। दंगाइयों को बेचारा और पुलिस को तानाशाह के तौर पर प्रोजेक्ट करने का खेल खेला जा रहा है। मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाली कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, जबकि सच सबने देखा था। बिना किसी ठोस सबूत या दस्तावेज के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। एक सुनियोजित हमले को उकसावे का रिएक्शन बताया जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक सच की एक एक कड़ी जोड़कर हम आपको ये झूठ की परतें हटाकर सच परोसने वाले हैं। संभल में हुई हिंसा अब एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामे के रूप में सामने आ रही है और ये सारे नेता किसी फिल्म के खलनायक की तरह अपनी भूमिकाएं दिखा रहे हैं। दरअसल ये वही नेता हैं जिन्होंने खुद इस हिंसा को बढ़ावा दिया और अब पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। लाइट, कैमरा, संभल, हाँ, ये सब कुछ वैसे ही घट रहा है जैसे किसी फिल्म की पटकथा, जहाँ सब कुछ नाटक की तरह हो रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयान दिया कि यहाँ मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। क्या ये कोई सामान्य बयान था? नहीं, ये तो एक खतरनाक इशारा था। वो जानबूझकर माहौल को खराब करना चाहते थे। ये वही नेता हैं जिन्होंने मस्जिद में भारी भीड़ जुटाई और हिंसा को हवा दी। क्या इन नेताओं ने कभी इस हिंसा की जिम्मेदारी ली? क्या कभी कहा कि ये जिहादी झुंड ने गलत किया? प्रशासन पर इस तरह से हमला करना गलत था? बिल्कुल नहीं। अब अखिलेश यादव जैसे नेता भी पूरी हिंसा की जिम्मेदारी प्रशासन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने मुजफ्फरनगर की हिंसा में भी यही हरकतें की थी। पहले हिंसा भड़काओ, फिर प्रशासन को दोषी ठहराओ। जब पुलिसकर्मी अपनी जान की सलामती की लड़ाई लड़ रहे थे, तब इन नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। इनकी जुबान पर हमेशा वही नाटक होता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ये नेता पूरी साजिश का हिस्सा थे। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की, सीसीटीवी तोड़े, आगजनी की, लेकिन उपद्रवी निर्दोष बने हुए। हकीकत में तुष्टीकरण की मारी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं ये। झूठ को सच बताने का अभिनय कर रहे हैं। लाइट, कैमरा, संभल, अब इनका सच्चा रूप सामने आ चुका है, जहां इनके बयानबाजी और नाटक ने हिंसा को बढ़ावा दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र है जिसमें नेता खुद हिस्सा बनकर नाटक कर रहे हैं, जैसे कि उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं। समझ जाइए, जो खुद आग लगाते हैं जलते वही हैं। और अब इन नेताओं का अभिनय देखिए, जो खुद इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे और अब सारा दोष प्रशासन पर मढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सर्वे की बात पर इतना बवाल क्यों हो गया है? खुदाई का भ्रम किसने फैला दिया है? सर्वे को रोककर ये भीड़ किस सच को बाहर आने से रोकने निकाली थी? पुलिस पर हमले का आदेश किसने दिया था? कुछ घंटों पर छतों पर इतने पत्थर कैसे जमा हो गए? दो धारी खुकारी देसी कट्टों से किसका कत्ल करने निकली थी? पीसफुल्स की टोली? इन सवालों को सियासत डकार गई है। एक ही रट है, हर सवाल का एक ही जवाब आ रहा है। पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती है, कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, सर्वे नहीं करने देंगे, सरकार अत्याचार कर रही है। अरे भाई रुको, जरा रुको। सवालों का जवाब सवाल नहीं होता, यह समझना जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यूपी की पुलिस और सिस्टम पर लगे आरोप और उनका जवाब। संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे आरोपों की एक पूरी सीरीज शुरू कर दी है। पहला आरोप जफर ने यह लगाया कि सर्वे करने के आदेश से हमें अवगत ही नहीं कराया गया था। 19 तारीख को हमने पूरा सहयोग किया, लेकिन दूसरे बार हमें सर्वे की जानकारी नहीं दी थी। लेकिन इसके बाद यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दस्तावेजों के साथ इस आरोप का खंडन कर डाला है। आप भी देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है,
इससे ज्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने ही डाउट थे, क्वेश्चंस थे, ये शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आगे अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हुई है। दूसरा आरोप जफर अली ने यह लगाया कि भीड़ में भ्रम फैला गया कि मस्जिद के अंदर खुदाई शुरू कर दी गई है, जिससे पानी बाहर आ गया है। इसी आशंका में भीड़ उग्र हो गई और पत्थर चलाने लगी। अरे जफर मियां, ये भ्रम किसने फैलाया, ये भी तो बताओ। आपने सदर होकर भी भ्रम दूर क्यों नहीं किया? क्या हिंसा होने का इंतजार कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहां आई ही क्यों आखिर? किसने बुलाया? भ्रम फैलाने के लिए कुछ ही देर बाद इतने पत्थर, कट्टे, चाकू, पता नहीं क्या क्या कहां से आ गए? परिस्थितियां बता रही है कि अचानक नहीं, ये प्री प्लान्ड था। आप भी देखिए। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से संभल पुलिस है वो जनपद संभल की सेवा में लगी रहेगी। जब सारे झूठ पकड़े गए तो एक नया झूठ बोला मस्जिद के सदर ने। कहा कि मैं वहां पर मौजूद था जब डीएसपी और सीओ ने कहा था कि सबको गोली मार दो, जबकि मृतकों के पोस्टमार्टम में यह बात क्लियर हो चुकी है कि गोली कट्टे की ओर से 315 बोर की है, जो यूपी पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती। यानी भीड़ का शिकार हुए कुछ लोग। ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे, जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी टीएसएम, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो एसआरपी के जो आरआरएफ है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे। हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज दी लार्जेस्ट पुलिस ऑफ द फोर्स, पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहां पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जवाब नंबर 2 पे जाए तो संभल के एसपी के बिश्नोई का कहना है कि संसद बर्क के बयान के चलते संभल में स्थिति बिगड़ी। हालांकि बर्क का कहना है कि घटना वाले दिन वो बेंगलोर में थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। 2 दिन पहले 22 नवंबर को जिया उर रहमान बर्क जामा मस्जिद गए और वहां बिना प्रशासन की अनुमति के भीड़ को जुटाने लग गया। ये भीड़ नमाज अदा करने पहुंची थी। सपा सांसद ने भड़काऊ बयानबाजी की और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र कर दिया। पुलिस का कहना है कि दंगे की पूरी तैयारी थी, भीड़ के पास हथियार थे। सरकार ने भी यही कहा कि कोई है जो कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकना चाहता है, वरना आप भी सोचिए कि नमाज पढ़ने वाले आखिर कट्टा, बंदूक, चाकू, चूरा लेके क्या कर रहे होंगे, ईंट पत्थर लेके क्यों आए होंगे, आप भी सोचिए। अब आरोपों की बात करें तो 3 बड़े किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। 24 नवंबर को जब सर्वे की कार्रवाई की जा रही थी, तब भीड़ के बीच सोहेल इकबाल भी खड़ा था और ये लोग सर्वे कार्रवाई में बाधा डालने की उद्देश्य से वहां पहुंचे थे। सोहेल ने भीड़ को यह कहकर उकसाया कि जिया उर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम लोग तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। इतना सुनकर भीड़ उग्र हो गई और फिर जो आगे हुआ आप सबने देखा ही। लेकिन यह हमारी जामा मस्जिद है और हमारी जामा मस्जिद ये कोई अभी नहीं 2-4-10 साल के नहीं है।
सैकड़ों साल से हमारी मस्जिद है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी। और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। पुलिस पर यह सवाल उठाने वाले जब पत्रकारों द्वारा पूछा जाता है कि चल मान लिया आपकी बात, लेकिन ये आखिर पत्थर चलाए किसने, तो जानते हैं इनका जवाब क्या आता है? पता नहीं किसने चला दिया। इनके बयान इस बात का इशारा है कि हाँ, हमें पता है कि पत्थर उठाने वाले हाथ किसके थे। सच छुपाने के लिए ये अलग कहानी गढ़ते हैं कि पुलिस ने धमकाया था और कहा कि लाठीचार्ज करेंगे हम, और जरूरत पड़ी तो ठोक देंगे इन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको इनके सवाल का जवाब हम आपको दिखाएंगे। ये वहां पर पत्थर किसने मारा, फिजा किसने खराब की, जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गुनाह किसने किया है किसने नहीं किया है ये तय नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम आज भी तमाम संभल के रहने वाले लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में बाद में इन्होंने ये भी बताया कि जनता के द्वारा कोई पत्थर जो है वो नहीं चलाया गया है, और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं, तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूं। जामा मस्जिद के सदर का हर एक झूठ पकड़ा गया है। उनके खोखले दावों की हवा पूरी निकल गई है। यूपी पुलिस ने सदर को बातचीत के लिए बुलाकर सच का आईना दिखाया तो सदर मियां अपनी नजरों में गिर गए। तबीयत नासाज हो गई, पूरा कॉन्फिडेंस ही हिला डल गया। लेकिन अभिनय के फुल नंबर है, एक्टिंग के देखिए आप भी। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भाई, ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भाई, ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 22 नवंबर 2024 ने मुस्लिम समाज के लोगों से खुलकर कहा था कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। ये कोर्ट और संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है? कोर्ट शरिया से नहीं, संविधान का ही पालन करती है ना। तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनका उकसाने वाला बयान गलत क्यों नहीं माना जाए? पुलिस की थ्योरी भी यही कहती है, लेकिन बर्क वही दोहरा रहा है। मैं तो संभल में था ही नहीं, लेकिन उनके जहर का असर तो था जो पदरफ की शक्ति में दिखा। बर्क पर एफआईआर हो चुकी है, अब सारी सफाई देनी पड़ेगी, उनका बयान फिर से सुनना पड़ेगा। देखिए, पुलिस ने और प्रशासन ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, अपनी वो मेरे ऊपर मरने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और उसके साथ साथ जो मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई कानूनी मदद नहीं कर पाऊँ, उस आवाज़ को दबाने के लिए मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिस दिन में घटना हुई मैं मौजूद ही नहीं वहाँ पर, संभल तो दूर की बात है, मैं प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के पुलिस प्रशासन ने इस योजना को अंजाम दिया है, और मुझे अफसोस है कि जब इस देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आने वाले इस प्रदेश का और देश का क्या हाल होगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने पुलिस पर हुए अटैक पर कुछ नहीं कहा, बहराइच में रामगोपाल की हत्या पर कुछ नहीं बोला, बवालियों के उपद्रव पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनसे सियासी हमदर्दी नहीं थी ना, क्योंकि अखिलेश की राजनीतिक पहचान को यह सच सूट नहीं करता है। स्क्रिप्ट भी देखकर पढ़ रहे थे, आरोप भी कागज देखकर लगा रहे थे। यह दिया कि संभल में जो कुछ भी गलत हुआ सब पुलिस सिस्टम और सरकार ने करवाया, बाकी सब ठीक ही चल रहा था। जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए, 5 मासूमों
जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके। अब रामगोपाल यादव जी भी मोर्चे पर आ गए। बयान सुनकर आपको लगेगा कि सारे बयान कॉपी पेस्ट है, स्क्रिप्टेड है, राइटर एक ही है, डायरेक्टर भी एक है, क्योंकि तेवर और कलेवर भी एक है। हर हाल में टारगेट पर सरकार को रखना है, नाकामी बतानी है, आधा सच बताना है, आधा दबाना है। सुनिए आप भी। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। संभल के सांसद बर्क मियां ने कहा था कि वो घटना वाले दिन संभल में नहीं थे। ये भी बताया कि कहां थे, बेंगलोर में थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए थे यहां। जानते हैं क्यों? वक्फ के विरोध में एकजुट होकर सड़कों पर उतरने की तैयारी की जा रही थी। संविधान का झुनझुना बजाने वाले सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमानों का सैलाब था यहां पर, जो संविधान को नकारने और संसद तक कूच करने का महाप्लान तैयार कर रहे थे। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? बहुत बड़ी जमात संविधान को नकार कर शरिया से देश को चलाना चाहती है। जिस वक्फ में अरबों खरबों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, मनमानी चल रही है। अब उसे सुधार कर सही रूप में लाने के लिए एक संवैधानिक रास्ता चुना गया, तो इन फर्जी सेकुलरों को बचा नहीं। अब वो सड़कों पर उतरकर हंगामा कर माहौल बिगाड़कर हिंसा के रास्ते अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वक्फ पर मौलानाओं का सड़क वाला प्लान क्या है, खुद देख लीजिए। कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। मौलाना साहब सड़क पर उतरने का नारा लगाते हैं कि सड़कों पर उतरोगे ना, लाखों की भीड़ चीख कर कहती है हां उतरेंगे। देश का माहौल बिगाड़ने का यह प्लान तैयार हो चुका है, बस इंप्लीमेंट करने का इंतजार है। सहमति बन चुकी है। यकीन नहीं आए तो खुद सुन लीजिए मौलाना साहब का दिल्ली कूच करने का वाला ये बयान। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम देना चाहता है और ये आवाज दे रहा है कि आप उसकी आवाज पर तमाम जमहूरी आदाब और कवानीन का लिहाज रखते हुए और पुरअमन तरीके पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम दे, आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। तो मेरे दीन के मतवालों ये बतलाओ, तुम उसके लिए तैयार हो? अपने अपने हाथों को उठाकर बतलाएं इंशाअल्लाह। जैसा हमने आपको बताया कि इस महफिल में पूरे देश के मौलाना पहुंचे थे। संभल का मामला भी उठा तो एक मौला ने कहा कि सब्र रखो, सरकार ने जो हम पर जुल्म किए हैं वक्त आने पर सबका जवाब देंगे। आपको इल्म होगा कि आज संभल में कैसी दर्दनाक वारदात पेश आई है। एक तो मस्जिदों के सिलसिले में यलगार का वो रुख है जो हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जमहूरी दायरे में रहते हुए एहतजाज करने वालों के साथ जो सलूक अपनाया जा रहा है वो निहायत जालिमाना है। मसाजिद अल्लाह के घर हैं और हर कीमत पर उनकी हिफाजत की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की मुख्तलिफ कोशिशें अंजाम देता आया है, आज भी अंजाम दे रहा है। अरशद मदनी और उनके जहरीले बोल से तो सब परिचित है। अब संभल के रूप में उन्हें आग लगाने का मसाला जो मिल चुका है, इसमें तो उनकी पीएचडी है। अब आपको अरशद मदनी का जहरीला बयान भी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है
इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना।